आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम सुरमण यादव। विधि से संबंधित जानकारी मैं लेकर इस चैनल पर आता रहता हूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। ठंडी का सीज़न है, आप लोग संभल कर रहेंगे और अपने परिवार को भी संभाल कर रखेंगे, ये मेरी आशा है। ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता जा रहा है, उसके संरक्षण के लिए सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। पिछली वीडियो मेरी थी एविडेंस एक्ट की धारा 18 के बारे में और उसी की ये दूसरी वीडियो होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। धारा 18 मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लें। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, ये धारा 18 है। और हिंदी में बात करें तो स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार जो हैं या उनके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति की जाती है, उसे धारा 18 में न्यायालय एक्सेप्ट करती है। ऐसी कार्रवाइयों में पक्षकार भाग लें या उनके एजेंट भाग लें और उनके द्वारा जो स्वीकृतियां की जाती हैं उन्हें न्यायालय एक्सेप्ट करती है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व हैसियत से वाद को लाता है, वाद को दायर करता है, कोई व्यक्ति जैसे किसी की तरफ से मुकदमा दायर करता है, वाद लाता है या उस पर प्रतिनिधिक हैसियत से वाद लाया जाता है, जब भी तो इस कथन को जब वह स्वीकृत करता है किसी कथन को, तो वह उस मालिक की स्वीकृति मानी जाती है, क्योंकि वो प्रतिनिधिक दायित्व में वाद को ला रहा है और प्रतिनिधिक दायित्व है उसका कि वो वाद लाए। तो अगर वो वाद ला रहा है प्रतिनिधिक दायित्व के हिसाब से सिस्टम से, क्योंकि वो किसी की तरफ से वाद ला रहा है, वो उसका स्वयं का वाद नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति ने उसे ये अथॉरिटी दी है कि आप मेरी तरफ से वाद ला सकते हैं। तो किसी की तरफ से वाद ला रहा है और वह किसी चीज़ को अगर स्वीकृत करता है बतौर एजेंट, तो न्यायालय धारा 18 के अंतर्गत ऐसी स्वीकृतियों को मान करती है। जो कथन केवल न्यायालय स्वीकृत करती है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था पर विस्तार से नहीं बताया था, तो विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृतियां, जो पक्षकार उस विषय में या उस वाद में हितबद्ध है, उसके द्वारा की गई स्वीकृतियों को न्यायालय मानता है, एक्सेप्ट करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है। उस व्यक्ति द्वारा जिसके हित प्रत्युत्पन्न हुआ है, वाद दायर करने के बाद यदि किसी व्यक्ति का हित उत्पन्न हुआ है, तो उस व्यक्ति के द्वारा स्वीकृति यदि की जाती है तो ऐसी स्वीकृतियों को न्यायालय स्वीकार करता है। स्वीकृति में हम बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका है एक न्यायालय में स्वीकृतियों की, और बहुत हद तक न्यायालय का काम आसान कर देती हैं स्वीकृतियां। जब पक्षकार किसी बात की स्वीकृत कर लेते हैं तो न्यायालय को बड़ी आसानी हो जाती है वाद को डिसाइड करने में। वैसे मैंने बताया था कि धारा 17 से 22 तक हम स्वीकृतियों के बारे में ही जानेंगे। एविडेंस की धारा 17 से 22 तक, सेक्शन 22 तक स्वीकृतियों के बारे में ही बात करती है, तो हम स्वीकृतियों के बारे में ही जानेंगे। स्वीकृतियों को संपूर्ण रूप से लेना चाहिए और इसका खंडन नहीं करना चाहिए। जैसे किसी वाद पत्र में किसी की बात को, कोई महिला है वाद दायर की है मान लीजिए, और वो ये एक्सेप्ट करती है कि दिनांक इतने को उसका विवाह हुआ है और दिनांक इतने को उसकी विदाई हुई है और वो अपने मायके में जाके इतने दिन रही, फिर इतने दिन बाद अपने जो है वापस आई है अपने घर। तो क्या है कि जो प्रतिवादी है, अगली पार्टी है, जो पुरुष है, वो ये साबित करने का भार उसके ऊपर होता है कि यह सही है कि गलत है। तो अक्सर जो है शादी को विपक्षी एक्सेप्ट कर लेता है। पति द्वारा जो प्रतिवाद पत्र दाखिल किया जाता है, अभिभाषण पत्र जो दाखिल किया जाता है, उसमें ये बात एक्सेप्ट हो जाती है कि शादी अमुक दिनांक को कहा जाना सही है और अमुक दिनांक को विदाई कहा जाना सही है। फिर इतने दिन मान लीजिए महिला कहती है, वादी कहती है कि इतने दिन मैं रहकर आई वहाँ, तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये उसने गलत कह दिया। तो एक जो तत्व है उसके कुछ भाग को एक्सेप्ट किया जा सकता है और कुछ भाग को इनकारा जा सकता है, इसको भी न्यायालय एक्सेप्ट करती है। अगर कुछ भाग को इनकारा जाता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि सही बात क्या है, प्रतिवादी द्वारा या एक पक्षकार द्वारा इस बात को बताया जाता है
कि वो कौन सी बात है जो सही बात है, क्योंकि महिला ने कहा था मैं 10 दिन रहकर वहां से आई, तो अगर 8 दिन रहा हो तो अगले पक्षकार द्वारा उसी धारा की इस लाइन को मना किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है न्यायालय से कि नहीं, यह गलत कह रही हैं, ये केवल 8 दिन ही मेरे घर रहकर आई हैं। इस तरह से एक पूरे संपूर्ण धारा को एक्सेप्ट न करके खंडित रूप में भी एक्सेप्ट किया जा सकता है और ऐसा एक्सेप्टेशन न्यायालय स्वीकार करती है। कोई व्यक्ति जो मंत्री है, मंत्री विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में, तो इसलिए मैं विशेषकर ये बात बता रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति मंत्री है, राज्य मंत्री है या केंद्र मंत्री है, कोई भी मंत्री है, मंत्री का मतलब है कि वह प्रतिनिधित्व दायित्व है उसका, वह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जनता की बातों को वो असेंबली में, विधानसभा में या लोकसभा में जहां भी वो कह रहा है वो जनता का प्रतिनिधि है और जनता की बात कर रहा है। तो मंत्री द्वारा उसके कर्तव्य पालन करने के अंदर, कर्तव्य निर्वाह करते हुए विधानसभा में दिए गए उत्तर ग्राह्य होंगे, न्यायालय ग्राह्य करेगा कि हाँ एक्सेप्टेशन के अंतर्गत आएगा। अगर विधानसभा में कोई बात वो कहता है और किसी बात की स्वीकृति, किसी योजना के बारे में कहता है कि हाँ ये योजना इतनी पास हुई, ये पैसा ना है, जो भी बात करता है मंत्री, किसी विभाग का मंत्री अपने विभाग से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए विधानसभा में जो भी उत्तर को ग्राह्य करता है वो एक्सेप्टेशन के अंतर्गत आता है। सरकारी अधिकारी की स्वीकृति के बारे में अगर हम बात करें तो सरकारी व्यक्ति जो है, जो सरकारी कार्य कर रहा है, वह जब प्रतिनिधित्व की सीमा के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो तब ही उसका एक्सेप्टेंस स्वीकृति, तब ही उसकी मान्य होगी। कोई सरकारी व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, जैसे पुलिस वालों की ड्यूटी है जो वो कर रहे हो, या कोई रेलवे का कर्मचारी हो वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, जब ड्यूटी वो कर रहा हो, ड्यूटी करने के दौरान और जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा हो और उस कर्तव्यों से संबंधित जब कोई बात उससे कही जाए तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट अगर वो करता है तो इसे स्वीकृत मानी जाएगी। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण अधिवक्ता के बारे में। अधिवक्ता की स्वीकृति, वकील की स्वीकृति कहाँ तक मान्य है। कोई वकील जिस केस में नियुक्त है और वो जिस पक्षकार की वकालत कर रहा है, जिस पक्षकार ने उसको वकालतनामा दिया है या पावर दिया है कि वो उसकी तरफ से बोल सकता है, तो इस ऐसे अधिवक्ता द्वारा उस न्यायालय पर अधिवक्ता की स्वीकृति करने का प्राधिकार होता है। मगर अधिवक्ता के मुवक्किल की भलाई जिसमें हो, अधिवक्ता को ऐसी बातें ही स्वीकार करनी चाहिए और बिना अपने मुवक्किल से पूछे उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसकी किसी भी बातों को, ऐसा मुझे लगता है। और इस पेशे का एक विश्वास है, केवल अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है आज समाज में जिस पे हम सभी विश्वास करते हैं, समाज विश्वास करता है। और आज भी मैं सादे वाटरमार्क पर, सादे पेपर पर अपने क्लाइंट से दस्तखत करवा लेता हूं बिना कुछ लिखे, तो वो दस्तखत करके चला जाता है। लगभग मेरी पूरी कचहरी का या उत्तर प्रदेश में जहां तक मैंने देखा है, अधिवक्ताओं पर लोग इतना विश्वास करते हैं कि सादे वाटरमार्क पे सिग्नेचर करके चले जाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि उनका लड़का या उनके कोई रिश्तेदार अगर कहें कि किसी सादे पेपर पे दस्तखत कर दीजिए तो हो सकता है वह व्यक्ति ना करे। परंतु अगर अधिवक्ता के ऊपर इतना विश्वास करती है जनता और लोग, उसे विश्वास है कि ये हमारा अनहित नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता अगर किसी बात को एक्सेप्ट करे तो अपने क्लाइंट से पूछकर ही उस बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि न्यायालय ये समझता है कि अधिवक्ता द्वारा जो बातें कही जा रही हैं वो ना कि अधिवक्ता द्वारा बल्कि उसके क्लाइंट द्वारा ही वो बातें की जा रही हैं। दावे की स्वीकृति कर सकता है अधिवक्ता, और मैंने बताया कि वो अगर अपने क्लाइंट के माध्यम से करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें समझौता कर ले क्लाइंट, ये राय दे सकता है। समझौता किसी भी फाइल में वकील नहीं कर सकता है, तो वो अपने मुवक्किल को समझौते के लिए कि हाँ इस मुकदमे में समझौता कर लीजिए, ज़्यादा ठीक है, ये सलाह दे सकता है। मध्यस्थता के लिए उसे निर्देशित कर सकता है, सुलह समझौता के लिए, मध्यस्थता के लिए उसे निर्देशित कर सकता है। उस पार्टी के अधिवक्ता, ये अधिवक्ता दोनों मिलकर आपस में बैठकर उस मुकदमे के निस्तारण के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये मध्यस्थता के आधार पर मुकदमे को खत्म करने से संबंधित है। संयुक्तता हितबद्ध कई व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वीकृत की बात अगर हम करें, जहां पर 4-5 व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य किया गया है, कोई वाद लाया गया है,
और उसमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उसके किसी एक साथी के द्वारा उस और अपने विरुद्ध या अपने पक्ष में स्वीकृत की जाती है, तो यहाँ ये स्वीकृतियाँ मान्य नहीं होंगी। और यदि चारों ये बात कह देते हैं कि नहीं, इनके द्वारा जो कहा जाएगा वो सब सही है और हम सब मानने को तैयार हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा की स्थिति में किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति केवल उसके ऊपर लागू होगी, सभी के ऊपर भी लागू नहीं होगी। और एक चीज़ और है कि स्वीकृति विवादास्पद विषय से संबंधित ही होनी चाहिए और संयुक्तता व्यक्ति की हैसियत में की गई होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो केवल वो अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी वो ये नहीं कह सकता है कि सभी ने ये गलती की है, सभी को अपनी गलती एक्सेप्ट करना होगा। तो दूसरी की तरफ से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, अपनी बात को केवल वो कह सकता है। या अदर लोगों ने कहा हो कि ये अगर कह देंगे तो हम मान लेंगे, तो उसकी जैसी हैसियत हो संयुक्त व्यक्ति की, गवाह करने वाले की, वैसा निर्णय जो है न्यायालय लेती है। वैसे भी मेरा जो मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में स्वयं ही एक्सेप्टेशन लेना चाहिए, खुद ही एक्सेप्ट करना चाहिए जो कुछ एक्सेप्ट करना हो। किसी की जगह या किसी और की बात को एक्सेप्ट करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सीआरपीसी की बात करें हम सीआरपीसी अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। सीआरपीसी जो न्यायालय चलने की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी में ही व्यवस्था की गई है। तो सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी की धारा 251 और 251(5) तथा 255(2) ये कहती है कि अभियुक्त दोषी होने का वचन कर सकता है। कोई व्यक्ति जो दोषी है और जिसको पुलिस ने पकड़ा है या फिर जिसने दोष किया है, जिसने गलती की है, वो कर सकता है। और लेकिन इसके अंतर्गत अगर वो व्यक्ति कहता है कि मैंने गलती की है, मैंने दोष किया है, तो मजिस्ट्रेट उसके वचन को लिखेगा और दोषी व्यक्ति को दोष सिद्ध करके उसे सजा दे सकेगा। इसी तरह सीआरपीसी की धारा 243 है, जिसमें अभियुक्त एक्सेप्टेशन कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है। और वो जो है, इसमें भी वही बात है कि स्वीकृत को लेखबद्ध किया जाएगा। यदि व्यक्ति स्वीकृत करता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और मजिस्ट्रेट उसको दोष सिद्ध, उसके एक्सेप्टेशन के आधार पे दोष सिद्ध कर सकेगा। या जो भी हो, अक्सर ऐसा ही होता है जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि उसने दोष किया है या उसने गलती की है, तो उसके कुछ सज़ा को कम करके और उसे दंडित कर दिया जाता है। इससे ट्रायल से फुर्सत मिल जाती है। अक्सर मुकदमों में, मेरी पिछली वीडियो लोक अदालत थी, मैंने बताया कि तमाम मुकदमे ऐसे हैं जिनको एक्सेप्टेशन के आधार पर ख़त्म किया जा सकता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के मुकदमे जो चालान हो जाते हैं और चालान जमा करके छुट्टी मिल जाती है, तो वो एक्सेप्टेशन के आधार पर, स्वीकृत के आधार पर ही ख़त्म होते हैं। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति स्वीकृत कर लेता है कि हाँ उसने ये अपराध किया है, तो कुछ न कुछ सजा करके, लेकिन उसके अपराध की स्वीकृत करने को रिकॉर्ड करना चाहिए मजिस्ट्रेट को। ये सीआरपीसी की धारा 251(5) और 255(2) तथा 243 इस बात का प्रावधान करती है कि अगर अभियुक्त व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकृत कर रहा है कि उसे जो है उसने अपराध को किया है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा इसे रिकॉर्ड किया जाएगा और इस आधार पर उसको सजा दी जा सकेगी। अभी धारा 18 समाप्त नहीं हुई है, धारा 18 की एक लेक्चर और होगी, वही आखिरी लेक्चर होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके मित्रों के या और लोगों के काम लायक ये वीडियो है, मेरी वीडियो है, तो निश्चित रूप से इसे आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी। मिलते हैं धारा 18 की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।